नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो एसएससी 2025 को टारगेट करते हुए अपन बिल्डिंग मटेरियल्स पढ़ रहे थे। इसमें आज अपन स्टार्ट करेंगे सीमेंट। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। इट इज़ adhesive and cohesive material which are obtained by burning and grinding of calcareous and argillaceous material at a very high temperature and grinding the clinker। ठीक है, तो सीमेंट एक एडहेसिव और कोहेसिव मटेरियल है। ठीक है, जो कि ऑब्टेन होता है बाय बर्निंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ कैलकेरियस एंड आर्गिलेसियस मटेरियल, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, एंड बाय ग्राइंडिंग ऑफ क्लिंकर। ठीक है, सीमेंट इज कॉमनली यूज्ड इन एज बाइंडिंग मटेरियल। सीमेंट को एज अ बाइंडिंग मटेरियल यूज़ करते हैं। जो रेंज होती है सीमेंट पार्टिकल्स की वो 75 से 150 माइक्रोन मीटर तक होती है। 150 माइक्रोन। ठीक है, जनरली इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होते हैं सीमेंट में। कैलकेरियस रॉक होते हैं 65% और आर्गिलेसियस रॉक होता है 35%। ठीक है, अब बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट की। सीमेंट में जो लाइम होता है वो सबसे ज़्यादा होता है 60 to 65%। इसका फंक्शन क्या होता है, स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस कंट्रोल प्रोवाइड करना और डेफिशिएंसी रिड्यूस स्ट्रेंथ। ठीक है, अगर कम है ये तो स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आता है सिलिका, जो कि 17 से 25% होता है। इसके एक्सेस की वजह से स्ट्रेंथ रिड्यूस होती है और स्लो सेटिंग होती है। ठीक है, फिर है एल्यूमिना, जो कि 3 से 8% तक होता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है क्विक सेटिंग के लिए अगर एक्सेस में है, और लो स्ट्रेंथ हो जाएगा अगर एक्सेस में है तो। ठीक है, फिर आता है आयरन ऑक्साइड, जो कि 0.5 से 6% है। इसको एज अ फ्लक्स यूज़ करते हैं। फिर मैग्नीशिया होता है 0.5 से 4%, ये जो कि कलर और हार्डनेस इम्पार्ट करता है। जिप्सम होता है 2 to 5%, जिप्सम को एज अ रिटार्डर यूज़ करते हैं। सल्फर होता है 1 से 3%, जो कि साउंडनेस इम्पार्ट करता है। एंड एल्कलीज होता है 0.2 से 1%, विच इज़ यूज एज फ्लक्स एंड इम्पार्ट एफ्लोरेसेंस। ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड इन ओपीसी सीमेंट शुड नॉट बी मोर देन 3%। ठीक है, ओपीसी सीमेंट में सल्फर ट्राईऑक्साइड की क्वांटिटी 3% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब फंक्शंस देखते हैं सीमेंट के इंग्रेडिएंट्स के। लाइम मेजर इंग्रेडिएंट होता है सीमेंट का और एज अ बाइंडर एक्ट करता है। ठीक है, हाई लाइम कंटेंट जनरली इंक्रीज द सेटिंग टाइम एंड स्ट्रेंथ। लाइम कंटेंट अगर हाई है तो सेटिंग टाइम बढ़ जाएगी और स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। इट रिएक्ट विद अदर इंग्रेडिएंट एंड पार्टिसिपेट द फॉर्मेशन ऑफ बॉक्स कंपाउंड। बाकी इंग्रेडिएंट से रिएक्ट करके बॉक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। द प्रेजेंस ऑफ excess unburnt or free lime is harmful since it result in delayed hydration causing expansion and deterioration of mortar and concrete। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अनबर्ट या कि फ्री लाइम के प्रेजेंस की वजह से, ये एक्सेस अनबर्ट और फ्री लाइम का प्रेजेंस हार्मफुल होता है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से हाइड्रेशन डिलेड होता है, विच कॉजेस एक्सपेंशन, मतलब इसकी वजह से अनसाउंडनेस होता है, और डिटीरियरेशन ऑफ मोटार एंड कंक्रीट होता है। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ लाइम इन सीमेंट रेड्यूसेस स्ट्रेंथ एंड कॉजेस टू सेट क्विकली। अगर लाइम की डेफिशिएंसी है, कम लाइम है, तो स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी और जल्दी सेट हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं सिलिका की। सिलिका रिस्पॉन्सिबल होता है स्ट्रेंथ के लिए। हाई सिलिका कंटेंट प्रोलॉन्ग द सेटिंग टाइम। हाई सिलिका कंटेंट सेटिंग टाइम बढ़ा देता है। और सिलिका रिस्पॉन्सिबल होता है C3S एंड C2S कंपाउंड के बनने की वजह हो बनता है। ठीक है, फिर बात करते हैं एल्यूमिना की। एल्यूमिना रिस्पॉन्सिबल होता है क्विक सेटिंग के लिए। एल्यूमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक सेटिंग इन एक्सेस क्वांटिटी। अगर एल्यूमिना ज़्यादा है तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, फिर बात करते हैं आयरन ऑक्साइड की। आयरन ऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल है कलर के लिए और एज अ फ्लक्स एक्ट करता है। ठीक है, फिर बात करते हैं मैग्नीशिया की। मैग्नीशिया रिस्पॉन्सिबल है फॉर कलर एंड हार्डनेस। ठीक है, इफ प्रेजेंट इन एक्सेस क्वांटिटी इट कॉज अनसाउंडनेस। अगर एक्सेस क्वांटिटी मैग्नीशिया प्रेजेंट है तो उसका वजह से अनसाउंडनेस होगा। फिर बात करते हैं सल्फर ट्राईऑक्साइड की। SO3 इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, इट इंक्रीजेज द सेटिंग टाइम एंड कॉजेस ऑफ अनसाउंडनेस। ठीक है, अगर SO3 लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो- तो क्या होगा, सेटिंग टाइम बढ़ जाएगी और अनसाउंडनेस की वजह बनेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं कैल्शियम सल्फेट की। CaSO4.2H2O, इट इज़ एडेड इन द फॉर्म ऑफ जिप्सम। कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम के फॉर्म में ऐड किया जाता है ड्यूरिंग ग्राइंडिंग ऑफ क्लिंकर टू इंक्रीज द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। ठीक है, ये एज अ रिटार्डर एक्ट करता है। फिर बात करते हैं एल्कलीज की। एल्कलीज की वजह से फ्लोरोसेंस होता है। ठीक है, एल्कलीज एक्सेलरेट सेटिंग ऑफ सीमेंट पेस्ट। ठीक है, तो एल्कली जो होता है सेटिंग टाइम को एक्सेलरेट कर देता है। ठीक है, फिर बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ सीमेंट क्लिंकर के कंपोजिशन की। ठीक है, इसको बॉक्स कंपाउंड भी बोलते हैं। एंड फॉर्म कब फॉर्म होता है ड्यूरिंग क्लिंकरिंग प्रोसेस। ठीक है,
तो सबसे पहले है इसमें ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S, जिसका जो कि 25 से 50% के बीच होता है। इसका नाम है एलाइट। इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन 500 जूल पर ग्राम होता है और इसका फंक्शन क्या है, 7 डे हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, फिर दूसरा है C2S डाई कैल्शियम सिलिकेट, जो कि 25 से 40% होता है, अप्रॉक्स 32%। ठीक है, और इसका नाम है बेलाइट और इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन 260 जूल पर ग्राम। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। थर्ड है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, जिसका परसेंटेज 5 से 11% है, अप्रॉक्सीमेट 10.5%। ठीक है, और इसका दूसरा नाम है सेलाइट। ठीक है, इसकी हीट और हाइड्रेशन कितना होता है, 865 जूल पर ग्राम। इसका फंक्शन होता है फ्लैश सेट। ठीक है, फिर आता है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट C4AF। ठीक है, जो कि 8 से 14% होता है, इसका परसेंटेज होता है 9%। एंड इसका दूसरा नाम है फेलाइट। हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है 420 जूल पर ग्राम एंड इसके फंक्शन क्या है, पुअरेस्ट सीमेंटिंग वैल्यू। ठीक है, अब कुछ नोट देखते हैं। C3 एंड C4AF रिस्पॉन्सिबल है इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए। मेनली जो है C3A रिस्पॉन्सिबल होता है इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए। ठीक है, C3 एंड C2S रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रेंथ के लिए, C3S मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है स्ट्रेंथ के लिए। ठीक है, फिर बात करते हैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S की, जो कि 3CO.SiO2 होता है। ठीक है, पूरा 3CO.SiO2। It helps the clinker to easier to grind, increases resistance to freezing and thawing and develops an early hardness and strength। ठीक है, अर्ली हार्डनेस और स्ट्रेंथ डेवलप करता है। इफ C3 कंटेंट रेजिंग टू बियॉन्ड द स्पेसिफाइड लिमिट, अगर C3 कंटेंट भी एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा तो इट इंक्रीजेज द हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड सॉलिबिलिटी ऑफ सीमेंट इन वाटर। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ जाएगी और सीमेंट की सॉलिबिलिटी वाटर में बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर बात करते हैं डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S की, जिसको 2CO.SiO2 भी लिखते हैं। इट हाइड्रेट्स एंड हार्डन स्लोली एंड टेक लॉन्ग टाइम टू इम्पार्ट स्ट्रेंथ। ये स्लोली हाइड्रेट और हार्डन होता है और बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है स्ट्रेंथ को इम्पार्ट करने में। इट इम्पार्ट रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है डाई कैल्शियम सिलिकेट एंड रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर अल्टीमेट स्ट्रेंथ। ठीक है, फिर बात करते हैं ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की 3CaO.Al2O3। C3A रिस्पॉन्सिबल है for higher heat of hydration, initial setting, lower resistance to sulfate attack, heat of hydration and lower ultimate strength के लिए C3A रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, फिर बात करते हैं टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट 4CO.Al2O3.Fe2O3। एज C4AF, जैसे जैसे C4AF बढ़ता है स्ट्रेंथ स्लाइटली रिड्यूस होने लगती है। ठीक है, C3A इज स्टार्ट ऑफ हाइड्रेशन एंड C4AF हैज़ द हाईएस्ट रेट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, C3A जो है वो स्टार्ट है हाइड्रेशन का और C4AF जो है वो हाईएस्ट रेट है हाइड्रेशन। ठीक है, फिर बात करते हैं डॉर्मेंट पीरियड या कि इंडक्शन पीरियड। व्हेन वाटर इज poured इनटू सीमेंट, द सीमेंट पार्टिकल स्टार्ट रिएक्शन विद वाटर। ठीक है, दिस रिएक्शन प्रोसीड स्लोली फॉर 2 to 5 आवर्स एंड इज कॉल्ड डॉर्मेंट पीरियड। ठीक है, जब वाटर को सीमेंट में डालते हैं तो सीमेंट पार्टिकल जो है वाटर से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये रिएक्शन स्लोली प्रोसीड कर होती है 2 से 5 घंटे के लिए। ठीक है, और इसको बोलते हैं डॉर्मेंट पीरियड। ठीक है, अब देखते हैं ऑर्डर रेट ऑफ हाइड्रेशन का। रेट ऑफ हाइड्रेशन का ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज़्यादा रेट ऑफ हाइड्रेशन होती है C4AF की, फिर C3A की, फिर C3S की, फिर C2S की। ठीक है, अब फिर ऑर्डर की बात करते हैं रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन की। ये रेट ऑफ हाइड्रेशन था, अब है रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन। सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन होते हैं C3A की, फिर C3S की, फिर C4AF की, फिर C2S की। ठीक है, स्ट्रेंथ के ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है C3S की, फिर C2S की, फिर C3A की, देन C4AF की। ठीक है, पानी से रिएक्शन की बात करें तो सबसे जल्दी पानी से रिएक्ट करता है C3A, देन C4AF, देन C3S, देन C2S। ठीक है, द अबव सीक्वेंस इज वैलिड जब सारे कंपाउंड्स इक्वल क्वांटिटी में लिए जाएं। ठीक है, अब देखते हैं अगर C3S की क्वांटिटी बढ़ा दी जाए और C2S की क्वांटिटी घटा दी जाए तब क्या होगा। तब जो रेट ऑफ हार्डनिंग है वो बढ़ जाएगा, रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ जाएगा, टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ जाएगा, 28 डेज की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी, अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो कि C2S की वजह से होती है वो डिक्रीज हो जाएगी, केमिकल अटैक से जो रेजिस्टेंस है और सल्फर अटैक से वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर फाइननेस सीमेंट की बढ़ा दी जाए तब क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ सीमेंट की बढ़ जाएगी, रेट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ जाएगी, रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ जाएगी, टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेटिंग टाइम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा और श्रिंकेज की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर वैल्यू ऑफ C3A बढ़ा दिया जाए तब इनिशियल सेटिंग टाइम घट जाएगा, रेट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ जाएगा, जो टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो बढ़ जाएगा और स्ट्रेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, इनिशियल सेटिंग टाइम घट जाएगी, रेट ऑफ हाइड्रेशन और टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, और स्ट्रेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर C2S की वैल्यू बढ़ाया जाए और C3S की डिक्रीज की जाए तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, 28
बेस की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होगी, केमिकल अटैक से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन घट जाएगा। दिस टाइप ऑफ सीमेंट कहाँ प्रेफर करेंगे? हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में प्रिवेंट करेंगे, जहाँ पे C2S की क्वांटिटी ज़्यादा हो और C3S की कम हो, ठीक है। फिर बात करते हैं हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट क्या है। इफ वाटर इज एडेड टू सीमेंट, एक सेकेंड, if water is added to cement, a chemical reaction between water and cement start। अगर वाटर को सीमेंट में ऐड करेंगे तो एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी सीमेंट और वाटर के बीच, सो दैट हीट प्रोड्यूस, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होगी, जिसको बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। एंड द प्रोसेस ऑफ द रिएक्शन विद वाटर, और उस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, ठीक है। अब देखते हैं हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के लिए वाटर कितना रिक्वायरमेंट है, वाटर की कितनी रिक्वायरमेंट होगी हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के लिए, ठीक है। तो बाउंड वाटर कितना जरूरी है? 23% बाउंड वाटर जरूरी है और 15% जेल वाटर, ठीक है। 23% ऑफ सीमेंट बेड एंड 15% ऑफ सीमेंट बेड, सो मिनिमम 38% ऑफ सीमेंट बेड पानी की जरूरत होगी फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन। केमिकल रिएक्शन ऑफ सीमेंट विद वाटर एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। केमिकल रिएक्शन जो होती है सीमेंट और वाटर के बीच, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट की कैसे करेंगे? मिक्सिंग, बर्निंग, देन ग्राइंडिंग, ठीक है। अब टूल्स देखते हैं कौन से यूज़ होते हैं सीमेंट के प्रोडक्शन में, ठीक है। गायरेटरी क्रशर यूज़ होता है, इसका यूज़ क्या होता है? टू क्रश द लाइम स्टोन एंड क्ले इन द रेंज 20 से 50 mm साइज का जो लाइम स्टोन होता है उसको क्रश करना के लिए गायरेटरी क्रशर का यूज़ होता है। वॉश मिल का यूज़ होता है वेट ग्राइंडिंग, रॉ मटेरियल्स के वेट ग्राइंडिंग के लिए, ठीक है। द ग्राइंडेड मटेरियल विच इज प्रोड्यूस बाय वॉश मिल इज कॉल्ड स्लरी एंड इट हैज़ 40% मॉइस्चर कंटेंट। जो ग्राइंडेड मटेरियल है जो कि वॉश मिल से प्रोड्यूस होता है उसको स्लरी बोलते हैं और उसमें 40% मॉइस्चर कंटेंट होता है, ठीक है। साइलो एंड स्टोरेज टैंक को क्यों यूज़ किया जाता है? फॉर द स्टोरेज ऑफ सीमेंट, ठीक है। फिर बात करते हैं रोटरी किल्न के, जिसकी लेंथ होती है 90 to 120 मीटर और डाया होती है 1 से 2 मीटर। इसका यूज़ करते हैं फॉर बर्निंग ऑफ स्लरी, ठीक है। इट हैज़ फॉलोइंग 3 चैम्बर्स, इसमें 3 चैम्बर्स होते हैं, ड्राइंग जोन, कैल्सिनेशन जोन एंड क्लिंकर जोन। ड्राइंग जोन का जो टेम्परेचर होता है 250 से 500 डिग्री सेल्सियस होता है। इन दिस चैम्बर मॉइस्चर ऑफ स्लरी इज एवापोरेट, ठीक है। इस चैम्बर में मॉइस्चर जो स्लरी की है वो एवापोरेट हो जाएगी। फिर आता है कैल्सिनेशन जोन। कैल्सिनेशन जोन के जो टेम्परेचर होता है 700 से 1200 डिग्री सेल्सियस होता है। द कैल्सिनेशन ऑफ लाइम इज कंप्लीट इन दिस चैम्बर, इस चैम्बर में लाइम की कैल्सिनेशन कंप्लीट होती है, ठीक है। फिर आता है क्लिंकर जोन, इसमें जो टेम्परेचर होता है 1500 से 1700 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लिंकर की जो साइज होती है 5 से 10 mm साइज होती है, ठीक है। इज फॉर्म्ड इन दिस चैम्बर। बॉक कंपाउंड फॉर्मेशन होता है इस चैम्बर में, ठीक है। बॉक कंपाउंड आर फॉर्म्ड इन दिस चैम्बर, ठीक है। फिर बात करते हैं रोटरी कूलर की। इट इज़ यूज फॉर कूलिंग क्लिंकर, इसका यूज़ किया जाता है क्लिंकर्स को कूल करने के लिए। हेयर क्लिंकर्स कूल्स स्लोली, यहाँ पे क्लिंकर स्लोली कूल होता है, ठीक है। द स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ सीमेंट इज डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ क्लिंकर। जो स्ट्रेंथ और क्वालिटी ऑफ सीमेंट है वो किस पे डिपेंड होती है? करती है रेट ऑफ कूलिंग ऑफ क्लिंकर, ठीक है। फिर आता है बॉल मिल, इसका यूज़ करते हैं फॉर कोर्स ग्राइंडिंग ऑफ क्लिंकर, क्लिंकर के कोर्स ग्राइंडिंग के लिए बॉल मिल का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर आता है ट्यूब मिल, इसका यूज़ किया जाता है फाइन ग्राइंडिंग ऑफ क्लिंकर्स के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं जिप्सम इज एडेड इन सीमेंट ड्यूरिंग द ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट। जिप्सम सीमेंट पे कब ऐड करेंगे? ड्यूरिंग ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट, ठीक है। द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सीमेंट इन ड्राई प्रोसेस इज मोर देन द वेट प्रोसेस। जो प्रोडक्शन कॉस्ट है सीमेंट का ड्राई प्रोसेस में वो ज़्यादा होता है अगर वेट प्रोसेस से कंपेयर करें तो, ठीक है। द ड्राई प्रोसेस इज अडॉप्टेड व्हेन द रॉ मटेरियल्स आर क्वाइट हार्ड। ड्राई प्रोसेस तब अडॉप्ट करते हैं जब रॉ मटेरियल्स काफ़ी हार्ड होता है। दिस प्रोसेस इज स्लो एंड प्रोडक्शन कॉस्ट इज हाई, ठीक है। क्वालिटी ऑफ सीमेंट इज गुड इन वेट प्रोसेस वाइल पुअर इन ड्राई प्रोसेस। जो क्वालिटी ऑफ सीमेंट वेट प्रोसेस में मिलती है वो काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन ड्राई प्रोसेस में क्वालिटी पुअर मिलती है, ठीक है। अब बात करते हैं टेस्ट की जो सीमेंट में किए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फील्ड टेस्ट की। फील्ड टेस्ट में सबसे पहले आता है कलर टेस्ट। जो ओपीसी का कलर हो है वो ग्रीनिश ग्रे होना चाहिए, ठीक है। फिर बात करते हैं लम्प टेस्ट की। द प्रेजेंस ऑफ लम्प्स इन सीमेंट इंडिकेट दैट इट हैज़ एब्जॉर्ब मॉइस्चर। जो लम्प्स का प्रेजेंट, अगर सीमेंट में लम्प्स प्रेजेंट है तो ये इंडिकेट करता है कि एब्जॉर्ब मॉइस्चर है जो, और सीमेंट जो है वो किसी भी लम्प से फ्री होना चाहिए। सीमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम प्रेजेंस ऑफ एनी लम्प्स, ठीक है। फिर बात करते हैं फ्लोट टेस्ट की। टेक अ हैंडफुल ऑफ सीमेंट एंड थ्रो इट इन बकेट फिल्ड विद वाटर। सीमेंट पार्टिकल शुड सिंक इन वाटर एंड शुड नॉट फ्लोट ओवर द वाटर सरफेस, ठीक है। तो सीमेंट ले आप फ्लोट टेस्ट करने के लिए अपन हाथ में सीमेंट लेते हैं और उसको बकेट ऑफ वाटर में, एक बकेट जिसमें वाटर भरा है उस पे फेंकते हैं। तो जो सीमेंट है वो सिंक हो जानी चाहिए, फ्लोट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। सो water particles cement particles should sink in water and it should not float over the water surface, okay। फिर बात करते हैं टेम्परेचर टेस्ट की। थ्रस्ट योर हैंड इनटू द सीमेंट बैग, इट मस्ट गिव यू कूल फीलिंग, ठीक है। सीमेंट बैग में अगर अपन हाथ डालें तो वो एक कूल फीलिंग देना चाहिए,
ठीक है। इफ हाइड्रेशन रिएक्शन टेक प्लेस इनसाइड द बैग इट विल बिकम वार्म। अगर हाइड्रेशन रिएक्शन हो गई सीमेंट बैग के अंदर तो वो वार्म फीलिंग देगा, ठीक है। ये है टेम्परेचर टेस्ट, वार्म हो जाएगा। फिर आता है रबिंग टेस्ट। व्हेन सीमेंट इज रब्ड बिटवीन फिंगर्स देयर शुड बी स्मूथ फीलिंग। जब सीमेंट्स को फिंगर्स के बीच रब करें तो स्मूथ फीलिंग आनी चाहिए। फिर बात करते हैं स्मेल टेस्ट की। अ थिन पेस्ट ऑफ सीमेंट विद वाटर शुड फील स्टिकी बिटवीन फिंगर्स। थिन पेस्ट जो सीमेंट का होता है वाटर के साथ वो स्टिकी फील होना चाहिए बिटवीन फिंगर्स। इफ द सीमेंट कंटेन्स टू मच पाउंडेड क्ले एंड सिल्ट एंड अडल्ट्रेंट द पेस्ट विल गिव अर्दी स्मेल, ठीक है। अगर सीमेंट में बहुत सारा पाउंडेड क्ले है और सिल्ट एज एन अडल्ट्रेंट है तो जो पेस्ट है वो अर्दी स्मेल देगा। फिर बात करते हैं स्ट्रेंथ टेस्ट की। सीमेंट ब्लॉक गिवन बिलो शुड नॉट फेल वाइल लोडिंग 340 न्यूटन इज अप्लाइड इन दैट हैमर, ठीक है। सीमेंट ब्लॉक जो है वो नहीं फेल होना चाहिए अगर 340 न्यूटन अपन अप्लाई करें इस मैनर में। इतने का ब्लॉक लें 200 mm, यहाँ सपोर्ट दें 150 mm 150 mm 25 mm 25 mm 340 न्यूटन का अगर लोड लगाएं तो सीमेंट फेल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था फील्ड टेस्ट। अब बात करते हैं लैब टेस्ट या कि फिजिकल टेस्ट की, ठीक है। सबसे पहले आता है फाइननेस टेस्ट जिसके बारे में दी गई है, इसके बारे में दिया गया है IS 4031 पार्ट 1 में, ठीक है। दिस टेस्ट इज यूज टू चेक प्रॉपर ग्राइंडिंग विच हैज़ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन रेट ऑफ हाइड्रेशन। इस टेस्ट का यूज़ करते हैं प्रॉपर ग्राइंडिंग को चेक करने के लिए जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है ऑन रेट ऑफ हाइड्रेशन, रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ एंड इवोल्यूशन ऑफ हीट पे, ठीक है। देयर आर 3 मेथड फॉर टेस्टिंग ऑफ फाइनेस। फाइनेस को टेस्ट करने के लिए 3 मेथड है। सबसे पहला मेथड है सीव मेथड, ठीक है। इन दिस मेथड पार्टिकल साइज ऑफ सीमेंट मेजर। इस मेथड में सीमेंट की पार्टिकल साइज मेजर की जाती है। इसमें जो साइज ऑफ सीव होता है 90 माइक्रोन का सीव होता है जिसको सीव नंबर 9 भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो सीविंग टाइम होता है 15 मिनट का सीविंग टाइम होता है और जो वेट होता है सीमेंट सैंपल को वो 100 ग्राम होता है, ठीक है। रिजल्ट क्या निकलता है इसका? द रेसिड्यू शुड नॉट एक्सीड द लिमिट। जो नीचे स्पेसिफाइड लिमिट दी गई है रेसिड्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो OPC के केस में जो परसेंटेज ऑफ रेसिड्यू वेट है वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रैपिड हार्डनिंग के केस में 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए रेसिड्यू बाई वेट। एंड पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट में 5% बाई वेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर बात करते हैं एयर परमिबिलिटी मेथड या कि नर्स एंड ब्लेंस मेथड की, ठीक है। फाइननेस इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक सरफेस एरिया। इसमें जो फाइननेस रिप्रेजेंट करेंगे वो सेंटीमीटर पर स्क्वायर ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक सरफेस एरिया। दिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन फ्लो ऑफ एयर थ्रू सीमेंट बेड एंड सरफेस एरिया ऑफ द सीमेंट, ठीक है। ये टेस्ट किस पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन फ्लो ऑफ एयर थ्रू सीमेंट बेड एंड सरफेस एरिया ऑफ सीमेंट पार्टिकल फॉर्मिंग द बेड, ठीक है। इन दिस मेथड सरफेस एरिया ऑफ द सीमेंट इज मेजर, ठीक है। इस मेथड में जो सीमेंट की सरफेस एरिया को मेजर किया जाता है, ठीक है। मिनिमम स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ सीमेंट की बात करें तो OPC में जो मिनिमम स्पेसिफिक सरफेस एरिया होनी चाहिए जो वो 2250 सेंटीमीटर पर स्क्वायर ग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। हाई एल्यूमिना सीमेंट में 2250 पर सेंटीमीटर 2250 सेंटीमीटर पर ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट में 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। लो हीट सीमेंट में 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। हाइड्रोफोबिक सीमेंट में 3500 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। एंड सुपर सल्फेट सीमेंट में 4000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है मिनिमम स्पेसिफिक सरफेस एरिया। फिर आता है कौन सा मेथड? सेडिमेंटेशन मेथड या कि इसको वैगनर टर्बिडिटी मीटर मेथड भी बोलते हैं। इन दिस मेथड सरफेस एरिया ऑफ 1 ग्राम ऑफ सीमेंट इज मेजर। इस मेथड में 1 ग्राम ऑफ सीमेंट की सरफेस एरिया मेजर करते हैं और रीडिंग को सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करेंगे फाइननेस ऑफ सीमेंट को। तो फाइननेस ऑफ सीमेंट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे? केमिकल कंपोजिशन, डिग्री ऑफ कैल्सिनेशन, हाई आयरन एंड सिलिका कंटेंट इन क्लिंकर, टाइम ऑफ ग्राइंडिंग एंड कैरेक्टर ऑफ पल्वराइजिंग मशीन, ठीक है। फिर बात करते हैं नॉर्मल या कि स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट की। इसके बारे में कहाँ पे लिखा गया? IS 5513 1976 में और IS 4031 पार्ट 4 1988 में, ठीक है। द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी of cement paste is defined as percentage of water added in 300 gram of cement 300 gram weight of cement which will permit a wicked plunger to penetrate in a cement paste to a depth of 33 to 35 mm from the top of the mold or rest from the bottom 5 to 7 mm, ठीक है। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी क्या है? स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी को डिफाइन कर सकते हैं कि 300 ग्राम के वेट ऑफ सीमेंट में अपन कितना वाटर ऐड करें ताकि जो विकेट प्लंजर है वो सीमेंट पेस्ट में टॉप से 33 टू 35 mm डेप्थ तक पेनिट्रेट कर जाए या कि बॉटम से 5 टू 7 mm तक पेनिट्रेट कर जाए, ठीक है।
अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। जो वेट ऑफ सैंपल ऑफ सीमेंट है वो 300 ग्राम का वेट का होना चाहिए सैंपल ऑफ सीमेंट। जो साइज ऑफ माउल्ड है तो उसका डाया 80 mm होना चाहिए, हाइट 40 mm। साइज ऑफ प्लंजर का डाया 10 mm होना चाहिए और हाइट 50 mm, ठीक है। डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन होना चाहिए 30 to 35 mm फ्रॉम टॉप एंड 5 to 7 mm फ्रॉम बॉटम, ठीक है। अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ नॉर्मल कंसिस्टेंसी किस पे डिपेंड करती है। द वैल्यू ऑफ नॉर्मल कंसिस्टेंसी इज डिपेंड अपॉन द कंपाउंड कंपोजिशन एंड फाइनेस ऑफ सीमेंट। जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी की वैल्यू है वो डिपेंड करती है कंपाउंड कंपोजिशन पे और फाइनेस ऑफ सीमेंट पे। द वाटर रिक्वायरमेंट फॉर वेरियस टेस्ट ऑफ सीमेंट डिपेंड ऑन द नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ द सीमेंट। जो वाटर रिक्वायरमेंट है अलग अलग टेस्ट ऑफ सीमेंट की किस पे डिपेंड करती है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट पे, सो दैट दिस टेस्ट इज परफॉर्म बिफोर देन अदर टेस्ट ऑफ सीमेंट, ठीक है। जो वाटर रिक्वायरमेंट है सीमेंट की वो डिपेंड करती है नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट पे, ताकि ये टेस्ट पहले परफॉर्म हो दूसरे टेस्ट से पहले, ठीक है। फिर बात करते हैं नॉर्मल कंसिस्टेंसी ओपीसी की कितनी होती है। नॉर्मल कंसिस्टेंसी जो ओपीसी की होती है 26 to 33% होती है, ठीक है। नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ ओपीसी इज 26 to 33%। अब बात करते हैं इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम की। इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट, ठीक है। इसके बारे में दिया गया IS 4031 पार्ट 5 एंड IS 5513 1976 में। इस टेस्ट को दो पार्ट्स में परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट। इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट के बारे में बात करें तो दिस टेस्ट इज परफॉर्म बाय बिकेट अपैरेटस विद द हेल्प ऑफ नीडल। इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं बिकेट अपैरेटस की मदद से, जो कि नीडल्स की हेल्प से किया जाता है। इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट इज टाइम elapsed between the moment that the water is added to the cement to the time that the paste start losing its plasticity। इनिशियल सेटिंग टाइम क्या है, वो टाइम है जिस टाइम से मतलब कि सीमेंट में वाटर जब ऐड करते हैं और जब सीमेंट अपनी प्लास्टिसिटी लूज़ करने लगता है, उस दौरान के बीच का जो उस ड्यूरेशन के बीच का जो टाइम है उसको बोलते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम, ठीक है। इनिशियल सेटिंग टाइम में जो वाटर की क्वांटिटी ले लेंगे 0.85 टाइम ऑफ पी लेंगे। पी क्या है, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी जो अपन ऊपर देख के आए हैं, नॉर्मल कंसिस्टेंसी जो पी है, ठीक है। और वेट ऑफ सीमेंट अपन 400 ग्राम लेंगे। वेट ऑफ मूवेबल रॉड लेंगे 300 ग्राम। इसमें जो डाई ऑफ नीडल होगा 1 mm की डाई ऑफ नीडल होगी और पेनिट्रेशन होगा 33 to 35 mm फ्रॉम टॉप ऑफ द माउल्ड, ठीक है। अब बात करते हैं फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट की। दिस टेस्ट इज डन बिकेट अपैरेटस में। इस टेस्ट को करते हैं विद द हेल्प ऑफ नीडल विद कॉलर। इसमें नीडल में कॉलर लगा रहेगा। फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट इज द टाइम elapsed between the moment that the water is added to the cement and the time when the cement start loses its plasticity। final setting time plasticity completely and has attained sufficient firmness to resist certain defined pressure at this time। the mark of the needle is left on the surface of the sample but mark on the collar is not formed, ठीक है। तो फाइनल सेटिंग टाइम वो टाइम है जिस टाइम में सीमेंट में पानी ऐड करते हैं और उस टाइम तक जब सीमेंट अपनी प्लास्टिसिटी कम्प्लीटली लूज़ कर देती है और जो नीडल का मार्क तो सीमेंट में पड़ता है लेकिन कॉलर का मार्क फॉर्म नहीं होता। उस ड्यूरेशन के बीच का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं फाइनल सेटिंग टाइम, ठीक है। इसमें जो सीमेंट सैंपल का वेट होता है वो 400 ग्राम होता है और क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना लेते हैं 0.85 पी, ठीक है। फिर बात करते हैं साउंडनेस टेस्ट की। साउंडनेस टेस्ट के बारे में दिया गया है IS 4031 पार्ट 3 में, ठीक है। साउंडनेस मीन्स एबिलिटी टू रेजिस्ट वॉल्यूम ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है। साउंडनेस का मतलब होता है वॉल्यूम एक्सपेंशन को कितना रेजिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। दिस टेस्ट इज कंडक्टेड टू डिटेक्ट चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर सेटिंग के बाद सीमेंट के वॉल्यूम में कितना चेंज होता है उसको निकालने के लिए साउंडनेस टेस्ट किया जाता है, ठीक है। दिस टेस्ट इज डन विद द हेल्प ऑफ ली चैटेलायर अपैरेटस एंड ऑटोक्लेव टेस्ट, ठीक है। इस टेस्ट को करने के लिए ली चैटेलायर अपैरेटस और ऑटोक्लेव टेस्ट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं ली चैटेलायर्स मेथड से साउंडनेस टेस्ट। इसके बारे में दिया गया IS 4031 पार्ट 3 1988 में, ठीक है। इसमें जो अनसाउंडनेस निकालते हैं वो अपन सिर्फ फ्री लाइम की वजह से निकालते हैं, ड्यू टू फ्री लाइम ओनली, ठीक है। इसमें जो वेट ऑफ सीमेंट सैंपल लेते हैं 100 ग्राम लेते हैं और क्वांटिटी ऑफ वाटर इसमें 0.78 पी लेते हैं। जो रिजल्ट आता है इसमें mm में आता है। इसमें जो टेम्परेचर होता है 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस होता है और ह्यूमिडिटी 65 ± 5% होती है, ठीक है। इसमें ये जो है ली चैटेलायर अपैरेटस में ये यूज़ करते हैं जिसका डाया है 30 mm होती है। इसकी जो लेंथ है 165 mm होती है और ये स्प्लिट 0.5 mm से ज़्यादा स्प्लिट नहीं होता, ठीक है। अब बात करते हैं ली चैटेलायर के एक्सपेंशन की, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ ली चैटेलायर इंडिकेटर। अगर मैक्सिमम एक्सपेंशन 10 mm किस में होगा, अगर OPC, PPC और HHC और LHC सीमेंट है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, लो हीट सीमेंट में मैक्सिमम एक्सपेंशन 10 mm होगा और क्विक सेटिंग सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट एंड सुपर सल्फेट सीमेंट में मैक्सिमम एक्सपेंशन
5 mm होगा। ठीक है, अब बात करते हैं ऑटोक्लेव टेस्ट की, जिसके बारे में बात दिया गया है IS 4031 पार्ट 3 1988 में। इसका यूज़ करते हैं अपन साउंडनेस सीमेंट के डिटरमाइन करने के लिए विद द हेल्प ऑफ, मतलब फ्री लाइम और फ्री मैग्नीज है, दोनों की वजह से जो साउंडनेस होता है उसको डिटरमाइन करने के लिए अपन ऑटोक्लेव टेस्ट करते हैं। लीच एटलायर टेस्ट करते थे साउंडनेस ड्यू टू फ्री लाइम ओनली। ठीक है, इसमें जो इंटरनल माउंट उसका डायमेंशन कितना होता है 25 × 25 × 250 mm। ठीक है, इसमें जो परसेंटेज ऑफ एक्सपेंशन होता है फॉर OPC वो 0.8% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ एक्सपेंसेस शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.8%। ठीक है, वेट अ सेकेंड, अब एक नोट है, इफ जिप्सम कंटेंट विल बी मोर देन 3% देन इट विल बी कॉज अनसाउंडनेस। अगर जिप्सम कंटेंट 3% से ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी वजह से अनसाउंडनेस हो जाएगा। 1 से 2% SO3 सीमेंट को, सीमेंट में साउंडनेस रखेगी, मतलब 1 से 2% से सल्फर ट्राईऑक्साइड ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 से 2% है तो साउंडनेस प्रोवाइड करेगी। ठीक है, अब बात करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट की, जिसके बारे में IS 4031 पार्ट 7 में दिया गया है। ठीक है, इसका एम क्या होता है, टू डिटरमाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने का एम होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट का। इसमें टेस्ट अपैरेटस कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन या कि यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। ठीक है, इसमें कितने नंबर ऑफ सैंपल लेते हैं, इसमें 6 नंबर ऑफ क्यूब सैंपल लेते हैं। नंबर ऑफ क्यूब सैंपल 6 लेते हैं विथ सीमेंट मोटार किस रेशियो में रहेगा, 1:3 में। सीमेंट और इनोर सैंड का रेशियो है 1:3। इसमें साइज ऑफ क्यूब कितना यूज़ करेंगे कंप्रेशन स्ट्रेंथ टेस्ट में, 17.6 mm इंटू 17.6 mm इंटू 17.6 mm। ठीक है, इसमें जो सरफेस एरिया यूज़ होगी 5000 mm स्क्वायर की सरफेस एरिया यूज़ होगी। ठीक है, वाटर कितना रिक्वायर होगा इसमें, P/4 प्लस 3.5 परसेंटेज ऑफ वेट ऑफ सीमेंट प्लस सैंड। ठीक है, इसमें जो रेट ऑफ लोडिंग होगी वो 350 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट होगी, या कि 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट। ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो 3 दिन में 50% स्ट्रेंथ आ जाती है, स्ट्रेंथ ऑफ 28 डेज। 50% ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ 28 डेज की स्ट्रेंथ आ जाती है 3 दिन में। 7 दिन में 2/3 ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ 28 डेज आ जाती है, और 28 डे में स्ट्रेंथ कितनी आ जाती है 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट की इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, OPC की बात करते हैं, कितने ग्रेड में बांटा है, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड एंड 53 ग्रेड। 33 ग्रेड की बात करते हैं तो जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 3 दिन के बाद आती है तो 16 आएगी। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 7 डेज 22 एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज 33। 43 ग्रेड जो 3 दिन के बाद आएगा 23, 7 डेज के बाद आएगा तो 23 एंड 28 डे के बाद आएगा 43। 53 ग्रेड में 3 दिन के बाद आएगा 27, 7 डे के बाद आएगा 37 एंड 28 डे के बाद 53। लो हीट सीमेंट में 3 दिन के बाद स्ट्रेंथ आएगी 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड 7 दिन के बाद 16 एंड 28 डे के बाद 35। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में 1 दिन के बाद स्ट्रेंथ आ जाएगी 16 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड 3 दिन के बाद 27.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। हाई एलुमिना सीमेंट में 1 दिन के बाद 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ जाएगी एंड 3 दिन के बाद 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर तीसरे दिन पे। ठीक है, अब बात करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट की। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट क्यों किया जाता है, टू डिटरमाइन द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। सीमेंट की टेंसाइल स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने के लिए इसमें टेस्ट अपैरेटस कौन सा यूज होता है, टेंसाइल टेस्टिंग मशीन। ठीक है, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट में भी डिटरमाइंड बाय ब्रिकेट टेस्ट। इसमें ब्रिकेट टेस्ट से टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ टेस्ट सीमेंट मेजर करते हैं। ठीक है, या कि स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट से। ठीक है, ब्रिकेट टेस्ट से या कि स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट से मेजर करते हैं अपन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। ठीक है, इसमें जो वाटर रिक्वायर होता है P/5 प्लस 2.5% परसेंटेज ऑफ वेट ऑफ सीमेंट एंड सैंड। ठीक है, इसमें रेट ऑफ लोडिंग कितना होगा 0.7 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट, और पानी P/5 प्लस 2.5% वेट ऑफ सीमेंट एंड सैंड रिक्वायर होगा। ठीक है, रेट ऑफ लोडिंग होगी 0.7 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट। एरिया जो थ्रॉट का एरिया होगा 645 mm स्क्वायर होगा एरिया थ्रॉट का। ठीक है, 645 mm स्क्वायर, यह है स्टैंडर्ड ब्रिकेट। ठीक है, अब बात करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ OPC की। 3 दिन के बाद 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए, और 7 दिन के बाद 2.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। जो रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी है अलग अलग सीमेंट की एट 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस पे, उसकी बात कर लेते हैं। जो है ना, तो जो इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम पे कंसिस्टेंसी कितनी रहेंगी 0.85 P, साउंडनेस टेस्ट के लिए 0.78 P, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए जो कि आफ्टर 3 डेज 16 आता है एंड आफ्टर 7 डेज 22 न्यूटन पर mm स्क्वायर, उसमें P/4 प्लस 3.5% एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ है जो कि आफ्टर 3 डेज 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाता है, आफ्टर 7 डेज 2.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, उस पर कितना लेंगे P/5 प्लस 2.5%। ठीक है, अब बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट की। स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट के बारे में दिया गया IS
2720 पार्ट 3 में स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग ली चैटेलायर फ्लास्क विथ रेफरेंस टू पेट्रोल, डीजल और केरोसिन। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी सीमेंट की डिटरमाइन करते हैं ली चैटेलायर फ्लास्क से विथ रेफरेंस पेट्रोल, डीजल और केरोसिन। ठीक है, ये है ली चैटेलायर फ्लास्क। ठीक है, इसका ऊपर डाया होता है 55 एंड नीचे 95, 243 mm का होता है, 6 ml कैपेसिटी होती है एट 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फॉर स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है सीमेंट की कितनी होती है 3.15। ठीक है, अब अगर फाइनेस ऑफ सीमेंट इंक्रीज करेंगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जो फाइनेस ऑफ सीमेंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, इफ फाइनेस ऑफ सीमेंट इज इंक्रीज देन स्पेसिफिक ग्रेविटी विल डिक्रीज। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है वो रेशियो होता है वेट ऑफ सीमेंट का एंड डिस्प्लेस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन ml का। ठीक है, फिर बात करते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट की। दिस टेस्ट इज परफॉर्म विद कैलोरीमीटर से हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट करते हैं। ठीक है, जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है लो सीमेंट का 7 दिन के बाद 65 कैलोरी पर ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 28 दिन के बाद 75 कैलोरी पर ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट किसकी मदद से करते हैं, कैलोरीमीटर की मदद से। ठीक है, अब बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन टेस्ट की। जो सीमेंटेशन इंडेक्स की वैल्यू होती है 1.02 से 0.66 से 1.02 से 0.66 तक लाई करती है। ठीक है, जो सीमेंटेशन इंडेक्स का फॉर्मूला है वो क्या है, CaO माइनस 0.7 SO3 अपॉन 2.8 SiO2 प्लस 1.2 L2O3 प्लस 0.65 Fe2O3। ठीक है, CaO माइनस 0.7 SO3 अपॉन 2.8 SiO2 प्लस 1.2 Al2O3 प्लस 0.65 Fe2O3। फिर बात करते हैं लाइम सेचुरेशन फैक्टर की। लाइम सेचुरेशन फैक्टर क्या है, ये रेशियो है CaO का टू द अदर 3 मेन ऑक्साइड। कौन सा मेन ऑक्साइड, SiO2, Al2O3, Fe2O3। लाइम सेचुरेशन फैक्टर कैसे आएगा, CaO अपॉन 2.8 SiO2 प्लस 1.2 Al2O3 प्लस 0.65 Fe2O3। ठीक है, 33 ग्रेड के लिए जो लाइम सेचुरेशन फैक्टर है 0.66 से 1.02 तक होगा, 43 ग्रेड के लिए 0.66 से 1.02 एंड 53 ग्रेड के लिए 0.8 से 1.02। ठीक है, अब स्पेसिफिकेशन देखते हैं OPC का एज पर IS 269/1976। ठीक है, अब कुछ नोट्स देख लेते हैं। एज पर IS 8112/2013 जो लॉस ऑफ इग्निशन होगा OPC 33 का और OPC 43 का वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए लॉस ऑफ इग्निशन। ठीक है, और एज पर IS 12269/2013 जो लॉस ऑफ इग्निशन OPC 53 का होगा वो 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो लॉस ऑफ इग्निशन जो OPC 33 और 43 का होगा वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और लॉस ऑफ इग्निशन जो OPC 53 का होगा वो 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो क्वांटिटी ऑफ मैग्नीशिया है वो 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, OPC पे, और OPC पे जो क्वांटिटी ऑफ मैग्नीशिया 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सीमेंट शुड नॉट कंटेन मोर देन 1.5% इनसॉल्युबल रेसिड्यू व्हेन डिसॉल्व इन डाइल्यूट HCl। जब डाइल्यूट HCl में सीमेंट को डिसॉल्व करे तो उसमें 1.5% से ज़्यादा इनसॉल्युबल रेसिड्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, द वैल्यू ऑफ साउंडनेस शुड नॉट बी मोर देन 10 mm इन ली चैटेलायर apparatus एंड 0.8% इन ऑटोक्लेव टेस्ट। ठीक है, जो साउंडनेस के एक्सपेंशन की जो वैल्यू थी 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ली चैटेलायर apparatus में, 0.8% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ऑटोक्लेव टेस्ट में, अपन ने पीछे देखा ही है। ठीक है, अब वेरियस टाइप ऑफ सीमेंट की उनकी सेटिंग टाइम और यूजेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के, जिसके बारे में दिया गया है IS 8041 में। ठीक है, इसमें जो C3S की जब मात्रा ज़्यादा रहती है, C2S की कम रहती है और CaCl2 2% रहता है। इनिशियल सेटिंग टाइम इसकी 30 मिनट होती है और फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर होती है। इसका यूज़ करते हैं ब्रिज, रोड मेंटेनेंस और रिपेयरिंग वर्क में। इसका यूज़ कब करते हैं, जब फॉर्म वर्क जल्दी रिमूव करना हो, इसको CaCl2 सीमेंट भी बोलते हैं। जब मोर क्यूरिंग रिक्वायर्ड, ज़्यादा क्यूरिंग रिक्वायर्ड हो, ठीक है, जब फॉस्ट रेजिस्टेंस कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए हो, ठीक है, तब रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज़ करते हैं। फिर दूसरा आता है हाई एल्यूमिना सीमेंट, जिसके बारे में दिया गया IS 6452 में। ठीक है, IS 6452 में इसमें 40% बॉक्साइड, 15% आयरन ऑक्साइड और 40% लाइम होता है। C3A होता है 35 to 55%। ठीक है, इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम है 30 to 180 मिनट है और फाइनल सेटिंग टाइम 600 मिनट। इसका यूज़ कब करते हैं, प्रीकास्ट स्ट्रक्चर में, रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स में, या कि जहाँ पे केमिकल अटैक्स ज़्यादा हो। एंड इट इज़ नॉट प्लेसेस वेयर टेम्परेचर एक्सीड, जहाँ पे टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा वहाँ पे इसको नहीं रखते। ठीक है, जहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा हो वहाँ पे हाई एल्यूमिनियम सीमेंट का यूज़ करते हैं। जो हाई एल्यूमिनियम सीमेंट की स्ट्रेंथ है वो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट से ज़्यादा होती है। ठीक है, फिर आता है थर्ड क्विक सेटिंग सीमेंट। क्विक सेटिंग सीमेंट का में जो C3A है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है और जिप्सम की मात्रा कम होती है। इसमें जो इनिशियल सेटिंग टाइम है 5 मिनट होगा और फाइनल सेटिंग टाइम 30 मिनट। क्विक सेटिंग सीमेंट का यूज़ करते हैं फाउंडेशन बेसमेंट पे, अंडर वाटर स्ट्रक्चर पे, तो यह ध्यान रखना है, अंडर वाटर स्ट्रक्चर में क्विक सेटिंग सीमेंट का यूज़ करते हैं। फिर आता है लो हीट सीमेंट। लो हीट सीमेंट के बारे में दिया गया है IS 12600 में। ठीक है, इसमें C3A कम रखते हैं और C2A और C4A को बढ़ा देते हैं। ठीक है,
लो हीट सीमेंट में। इनिशियल सेटिंग टाइम 60 मिनट है और फाइनल सेटिंग टाइम 600 मिनट। इसको मास कंक्रीट वर्क में यूज़ करते हैं, जैसे कि डैम, ब्रिज, राफ्ट फाउंडेशन, ठीक है। फिर आता है पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, पीपीसी। इसके बारे में दिया गया IS 1489 पार्ट 1 में, ठीक है। इसमें 10 से 50% पोजोलाना ऐड करते हैं ओपीसी में बाई मास, ठीक है। 10 to 50% बाई वेट पोजोलाना ऐड करते हैं ओपीसी में। इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 30 मिनट होता है, फाइनल सेटिंग टाइम 600 मिनट होता है। पीपीसी को यूज़ करते हैं रनिंग वाटर स्ट्रक्चर फाउंडेशन पे और बेसमेंट में, ठीक है। फिर आता है सुपर सल्फेट पोर्टलैंड सीमेंट। सुपर सल्फेट पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में दिया गया है IS 6909। इसमें C3 है 3.5% से कम होता है और ब्लास्ट फर्नेस स्लैग 70% से कम होता है, ठीक है। इसका इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है, फाइनल सेटिंग टाइम 600 मिनट। इसका यूज़ करते हैं आरसीसी पाइप में, जहाँ पे सल्फेट अटैक ज़्यादा हो, और हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में, वेयर सल्फेट अटैक्स इज मोर इन हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर आता है सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। इसके बारे में दिया गया IS 12330। इसमें C3A C4AF को डिक्रीज करते हैं, स्लैग को ऐड करते हैं, और C3 और C2S को बढ़ाते हैं, ठीक है। 30 मिनट इनिशियल सेटिंग टाइम होता है और 600 मिनट फाइनल सेटिंग टाइम होता है। इसका यूज़ करते हैं सी वाटर वर्क में, ठीक है, लाइनिंग ऑफ कैनाल में और सीवर में, ठीक है। फिर आता है पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। इसके बारे में दिया गया IS 1455 1989 में, सॉरी IS 455 1989 में दिया गया है पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट के बारे में। इसमें ओपीसी क्लिंकर 35% ओपीसी क्लिंकर होता है और स्लैग होता है 65%। इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है एंड फाइनल सेटिंग टाइम होता है 600 मिनट। मास कंक्रीटिंग ओपीसी में यूज़ करते हैं, जहाँ पे सल्फेट अटैक की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, और सल्फो एल्यूमिनेट जो है वो एक्सपेंशन एजेंट है एक, ठीक है। फिर बात करते हैं वाइट सीमेंट या कि कलर्ड सीमेंट की। वाइट सीमेंट या कि कलर्ड सीमेंट के बारे में दिया गया है IS 8042 में, ठीक है। इसमें Fe2O3 और MgO जीरो होगा, बहुत ही जीरो मात्रा रखेंगे, अप्रॉक्स जीरो, ठीक है। लिक्विड फ्यूल का यूज़ करेंगे इसमें, ठीक है। और जो कलरिंग पिगमेंट है कलर सीमेंट में 5 से 10% कलरिंग पिगमेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। कोई इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम नहीं दिया गया इसका। प्लास्टर, सीलिंग, ऑर्नामेंटल वर्क और टेराजू फ्लोरिंग में यूज़ करते हैं वाइट सीमेंट का, ठीक है। फिर आता है हाइड्रोफोबिक सीमेंट। हाइड्रोफोबिक सीमेंट के बारे में दिया गया IS 8043। इसमें बोरिक एसिड, ओलिक एसिड और स्टेरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। इसको वाटर टाइट स्ट्रक्चर इन बेसमेंट और या कि जहाँ पे डैम्पनेस ज़्यादा हो वहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। वाटर टाइट बेसमेंट में वाटर टाइट स्ट्रक्चर के लिए, और जहाँ पे डैम्पनेस ज़्यादा होती है वहाँ पे हाइड्रोफोबिक सीमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर मेजनरी सीमेंट के बारे में दिया गया IS 3466 में। इसमें ओपीसी क्लिंकर, डोलोमाइट और कॉन्ग्लोमेरेट यूज़ करते हैं। इसमें 90 मिनट होती है इसकी इनिशियल सेटिंग टाइम है, 24 आवर होती है फाइनल सेटिंग टाइम, और इसको यूज़ करते हैं मेजनरी वर्क में। फिर आप बात आती है लास्ट में ओपीसी सीमेंट की, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है, जिसमें ग्रेड 33 के बारे में दिया गया IS 269 1989 में। इसका इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है, फाइनल सेटिंग टाइम 600 मिनट। ग्रेड 43 के बारे में दिया गया IS 8112 1989 में, जिसका इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट एंड फाइनल सेटिंग टाइम 600 मिनट। ग्रेड 53 के बारे में दिया गया IS 12269 1987 में, एंड इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट एंड फाइनल सेटिंग टाइम 600 मिनट, ठीक है। इन सबके IS कोड भी ध्यान रखने हैं, IS कोड भी डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं इन सारे के, ठीक है। वो 80416452 12600 1489 6909 12330 19455 8042 8043, ठीक है। तो 8041 8042 8043 तो है, इसको लाइन से याद रखना है, ठीक है। 3466 269 8112 12269, ठीक है। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू IS 10262 1982 कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ वेरियस ग्रेड ऑफ ओपीसी की, अलग अलग ग्रेड ऑफ ओपीसी की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं, ठीक है। तो ग्रेड ए की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 31.9 से 36.8, ठीक है। बी की 36.8 से 41.7, सी की 41.7 46.6 MPa, डी की 46.6 से 51.5, ई की 51.5 से 56.4 एंड एफ की 56.4 से 61.3, ठीक है। अब देखते हैं रिडक्शन कितना आ जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट में एजिंग की वजह से, ठीक है। तो 3 मंथ के बाद 20% रिडक्शन आ जाएगा, 6 मंथ के बाद 30% का रिडक्शन आ जाएगा स्ट्रेंथ में, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में, और 12 मंथ के बाद मतलब 1 साल के बाद 40% का रिडक्शन आ जाएगा, और 24 मंथ के बाद 50% का रिडक्शन आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ नोट है उसको देख लेते हैं। जो कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट है, CSS जेल है, जिसको टॉबरमाइट जेल भी बोलते हैं, उसका फॉर्मेशन होता है आफ्टर हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, ठीक है। प्रेशर ऑन द बॉटम सरफेस ऑफ सीमेंट बैग आर नोन एज वेयर हाउस पैक। जो प्रेशर होता है बॉटम सरफेस ऑफ सीमेंट बैग पे, उसको बोलते हैं वेयर हाउस पैक, ठीक है। पोजोलाना
को ऐड करने की वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है ओपीसी पे वो देख लेते हैं। श्रिंकेज इंक्रीज हो जाती है, इनिशियल स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है, हीट ऑफ हाइड्रेशन डिक्रीज हो जाता है, वर्केबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, क्यूरिंग पीरियड इंक्रीज हो जाती है, सल्फेट अटैक रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, और ओवरऑल स्ट्रेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, नो इफेक्ट ऑन ओवरऑल स्ट्रेंथ। ठीक है, अब कलरिंग पिगमेंट देखते हैं जो कि यूज़ किया जाता है सीमेंट में कलर ऑब्टेन करने के लिए। कोबाल्ट ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है ब्लू कलर ऑब्टेन करने के लिए, क्रोमियम ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है ग्रीन कलर ऑब्टेन करने के लिए, टाइटेनियम ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है वाइट कलर ऑब्टेन करने के लिए, मैग्नीज ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है ब्राउन कलर ऑब्टेन करने के लिए, और आयरन ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है रेड एंड ब्लैक कलर यूज़ करने के लिए। ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग में जो कंपोजिशन होगा 45% CaO होगा और 35% सिलिका होगा। ठीक है, तो यह ध्यान रखना है, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग में 45% CaO एंड 35% सिलिका। अब देखते हैं मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना लगेगा रिक्वायर्ड पर बैग ऑफ सीमेंट के हिसाब से। अलग अलग ग्रेड ऑफ कंक्रीट में मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना लगेगा। ठीक है, M5 में 16 लीटर पानी लगेगा, M7.5 में 45 लीटर, M10 में 34 लीटर, M15 में 32 लीटर, M20 में 30 लीटर, M25 में 28 लीटर। ठीक है, तो जैसे जैसे ग्रेड बढ़ रहा है वैसे वैसे पानी की क्वांटिटी भी कम हो रही है। ठीक है, पर बैग ऑफ सीमेंट जो अप्रॉक्स एवरेज जो पर बैग ऑफ सीमेंट पानी लगता है वो कितना लगता है 22.5 लीटर्स। ठीक है, 28 kg या कि 22.5 लीटर वाटर रिक्वायर्ड फॉर पर बैग ऑफ सीमेंट। ठीक है, IS 1661 किसके लिए है, स्पेसिफिकेशन अबाउट सीमेंट प्लास्टरिंग के लिए है, IS 1661। ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट सुटेबल होता है मरीन वर्क के लिए। ठीक है, IRST 40 सीमेंट, इट इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट यूज टू मैन्युफैक्चर स्लीपर इन इंडियन रेलवेज। ठीक है, IRST 40 सीमेंट एक स्पेशल टाइप सीमेंट है जिसका यूज़ किया जाता है स्लीपर इंडियन रेलवेज में स्लीपर के लिए। ठीक है, फिर आता है डायटोमेसियस क्ले। डायटोमेसियस क्ले जो है उसकी पोजोलोनिक प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, अब बात करते हैं वेरियस टाइप ऑफ सीमेंट की और उसके क्लासिफिकेशन की। टाइप 1 के बारे में दिया गया OPC ASTM टाइप 1 में क्लासिफिकेशन है OPC का, टाइप 2 में मॉडरेट सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट का या कि मॉडिफाइड सीमेंट का, टाइप 3 में रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का, टाइप 4 में लो हीट सीमेंट का, टाइप 5 में सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट का, टाइप IP पोर्टलैंड पोजोलेंट सीमेंट एंड टाइप IS पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। ठीक है, यहाँ पे तो सीमेंट कंप्लीट होता है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं मोटार की। ठीक है, इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब the paste obtained by addition of water in the mixture of binding material like cement or lime aggregate like sand। ठीक है, मोटार को यूज़ किया जाता है पेस्ट को डिस्क्राइब करने के लिए। मोटार एक पेस्ट है जो कि वाटर और जो सीमेंट है मिक्सचर ऑफ बाइंडिंग मटेरियल जैसे कि सीमेंट लाइम और एग्रीगेट, वाटर सीमेंट मोटार में जो सीमेंट वाटर और एग्रीगेट से मिलके जो पेस्ट बनता है उसको मोटार बोलते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मोटार, सीमेंट मोटार, लाइम मोटार एंड मड मोटार। सीमेंट मोटार को प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम पोर्टलैंड सीमेंट, सैंड एंड वाटर के हेल्प से। ठीक है, सीमेंट वाटर एंड सैंड से मोटार बनता है। ठीक है, मिक्सचर ऑफ बाइंडिंग मटेरियल लाइक सीमेंट लाइम एंड एग्रीगेट लाइक सैंड, एग्रीगेट में सैंड लिख दिया। ठीक है, मड मोटर लाइम मोटार, मिक्सचर ऑफ एयर हार्डनिंग लाइम सैंड एंड वाटर। ठीक है, एयर हार्डनिंग लाइम सैंड एंड वाटर। ठीक है, मड मोटार को प्रिपेयर कैसे करेंगे फ्रॉम क्ले नोड्यूल्स, इसका यूज़ करते हैं अपन टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन वर्क में। ठीक है, तो सीमेंट मोटार में पोर्टलैंड सीमेंट सैंड और वाटर रहेगा, लाइम मोटार में एयर हार्डनिंग लाइम सैंड एंड वाटर रहेगा, मड मोटार को प्रिपेयर किया जाता है क्ले नोड्यूल से और इसका यूज़ करते हैं टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन वर्क में। ठीक है, अब कितना कितना मोटार देंगे अलग अलग जगह वो देख लेते हैं। पॉइंटिंग वर्क में जो सीमेंट मोटार का रेशियो रहेगा 1:1 में देंगे। डैम प्रूफ कोर्स में जो सीमेंट मोटार का रेशियो रहेगा 1:2 में देंगे। कंक्रीट पेमेंट जो सीमेंट मोटार का रेशियो रहेगा, मतलब सीमेंट और मोटार का रेशियो रहेगा 1:2 रहेगा, सीमेंट मोटार देंगे। मेजनरी स्ट्रक्चर में सीमेंट मोटार का रेशियो रहेगा 1:3 रहेगा। मेजनरी फाउंडेशन में 1:6 रहेगा। प्लास्टरिंग में 1:4 रहेगा। तो ये ध्यान रखना है, डायरेक्ट पूछता है। ठीक है, पॉइंटिंग वर्क में 1:1, डैम प्रूफ कोर्स में 1:2, कंक्रीट पेमेंट में 1:2, डैम प्रूफ कोर्स और कंक्रीट पेमेंट में सेम रेशियो रहेगा 1:2, मेजनरी सुपर स्ट्रक्चर में 1:3, मेजनरी फाउंडेशन में 1:6 और प्लास्टरिंग में 1:4। ठीक है, फिर आता है ग्राइंडिंग मिल फॉर प्रिपरेशन ऑफ मोटार। ठीक है, मोटार को प्रिपरेशन के लिए ग्राइंडिंग मिल का यूज़ करना है। दिस इज पावर ड्रिवन ग्राइंडिंग मिल। ठीक है, तो यहाँ पे अपना सीमेंट एंड मोटार चैप्टर कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट चैप्टर में अपन बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में टिम्बर के बारे में। ओके, सो थैंक यू सो मच।